हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ एक बार फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट, जहां पे हम लोग ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंशन के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा। मैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स डाउट रहे थे कि सर क्या हम पहले क्वेश्चंस कर सकते हैं। यस, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। इट इज अ गुड आइडिया। हमेशा एक अच्छा अप्रोच रहता है कि आप एक बार क्वेश्चन को जरूर ओवरव्यू तो ले लो और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो। तो उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया बन जाता है कि हाँ, क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है वो एक दिमाग के एक जगह पे स्टोर्ड रहता है और जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि अच्छा ये तो उसी में है, तो फिर हम लोग उसको कनेक्ट कर, बिकॉज ना ही हमें पूरे पैसेज का मीनिंग जानना कंपलसरी है उतना, और ना ही हमें उसको किसी अपने वर्ड्स में लिखना है कि पैसेज को एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। इसीलिए मेरा अप्रोच हमेशा क्वेश्चन के ऊपर फोकस रहा है अभी भी, और आगे भी वही रहेगा। पैसेज समझाना समझना कुछ हद तक ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए एक बार, क्योंकि हम तो पहले क्वेश्चन पे नहीं जा सकते मेरे दोस्त, हमें कंसेप्ट वाइज, सिस्टम वाइज ही जानना चाहिए। बट फिर भी आज आप लोगों के लिए मैं ये अप्रोच को जरूर लूंगा, अपने दिमाग में पैसेज के क्वेश्चंस को जरूर रखूंगा। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, एग्रीकल्चरल कलेक्टिवनेस सच एज ग्रुप बेस्ड फार्मिंग कैन प्रोवाइड द रूरल पुअर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल कलेक्टिवनेस जो है, जैसे कि ग्रुप बेस्ड फार्मिंग, वो रूरल पुअर को क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो हमें इस बात को क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, और फिर जब हम पैसेज को देखेंगे कि पैसेज में इस तरह के क्वेश्चन के बारे में कुछ बोला जाएगा तो हम उसको क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। तो आज हम थोड़ा स्ट्रैटेजी को बदल रहे हैं, तो पढ़ते हैं। द पुअर स्पेशली इन मार्केट इकोनॉमी नीड द स्ट्रेंथ that collectivities offer for creating more economic, social and political space for themselves। ये बोला गया कि मार्केट इकोनॉमीज में पुअर जो होते हैं, पुअर को स्पेशली फोकस किया गया कि उनको स्ट्रेंथ, नीड द स्ट्रेंथ दैट कलेक्टिविटीज ऑफर फॉर क्रिएटिंग मोर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेस फॉर देमसेल्फ। उनको इकोनॉमिक स्पेस चाहिए, सोशल स्पेस चाहिए, पॉलिटिकल स्पेस चाहिए खुद के लिए, और इसके लिए हमें कुछ कलेक्टिव ऑफर देना पड़ेगा ताकि उनके जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो पाए। फॉर एनहांसिंग देयर सोशियो इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड वॉइस, उनका सोशियो इकोनॉमिक जो लाइफ है, जो कल्चर है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाए, सोशल रिक्वायरमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ and voice, and as a protection against free market individualism. It has been argued that a group approach to farming, especially in the form of bottom-up agricultural production collectivities, offers substantial scope for poverty alleviation and empowering the poor, as well as enhancing agricultural productivity। तो पहला क्वेश्चन जो था वो एग्रीकल्चरल कलेक्टिवनेस के ऊपर ही था। यस और नो? तो अभी हमने देखा कि अगर ये करना है तो हमें सब्सटेंशियल स्कोप फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, एम्पावरिंग द पुअर और एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये 3 पॉइंट हमारे सामने है। तो एम्पावरमेंट होगा, पक्की बात है। इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये भी होगा, पक्की बात है। सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लोटिव मार्केट्स, ये भी पक्की बात है। नहीं क्या, यही तो है ना, सबसे फॉर एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो to realize this potential, however, the groups would need to be voluntary in nature, खुद से बनाना होगा, small in size, participative in decision making and equitable in work sharing and benefit। तो अभी तक 3 पॉइंट तो हमें मिल गए, राइट। स्मॉल इन साइज, पार्टिसिपेटिव इन डिसीजन मेकिंग
and equitable in work sharing and benefit distribution. There are many notable examples of such collectivities to be found in varied contexts, such as the transitions, economics. All of them bear witness to the possibility of successful cooperation under given conditions. तो मेरे भाई फोर्थ पॉइंट तो हमें कहीं दिखा ही नहीं। सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के बारे में कोई भी बात नहीं बोला गया, यानी 1 और 2 सही है, 3 भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन विल बी दैट इज 1, 2 एंड 3। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई बाय जेंडर इंपैक्ट? जेंडर इंपैक्ट के बारे में क्या बोलना चाहता है? व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई बाय जेंडर इंपैक्ट? तो आइए एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। वुमेन आर डाउटफुल पार्टिसिपेटेड इन कोऑपरेटिव, फैमिली कोऑपरेटिव्स मे नॉट इंक्लूड वुमेन, वुमेन बेनिफिटिंग फ्रॉम ग्रुप फार्मिंग, वुमेन्स रोल इन ट्रांजिशन इकोनॉमी इज हाईली रिस्ट्रिक्टिव। तो एक बार इसको पढ़िए और यहां पे वुमेन के बारे में क्या बोला गया। द जेंडर इंपैक्ट के बारे में बोला गया ऑफ द फैमिली कोऑपरेटिवनेस इन द ट्रांजिशन इकोनॉमिक्स आर अनसर्टेन। The example of Indian women, only group farming offer considerable potential for benefiting women. So what would be your answer? तो ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है, वुमेन बेनिफिटिंग फ्रॉम ग्रुप फार्मिंग, ये भी हमने पढ़ा, यस और नो? तो मिल गया तो ऑप्शंस आंसर आपको। अब हम थोड़ा सा इसके रीजंस को समझते। बाय जेंडर इंपैक्ट author implies that not only by men but women, क्योंकि men तो होते ही है, but women also benefited from group farming. It is clearly mentioned in the passage. Yes or no? लाइन में भी mentioned. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग assumptions. It is imperative for transition economies to have agricultural collectivities. Agricultural productivity can be increased by group approach to farming. तो क्या होगा? क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, कि दोनों सही है या दोनों गलत है? Which of the above assumptions are valid या is valid? तो सेकेंड वाला पॉइंट तो मुझे पता है, और कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ग्रुप अप्रोच टू फार्मिंग, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने देखा, बाय ग्रुप फार्मिंग। और यहाँ पे मेन वुमेन को लेकर ऐसा कुछ नहीं था, ये हम देख ली। तो पॉइंट नंबर 2 तो सही, यानी आंसर मे बी दिस, मे बी दिस। ये हो नहीं सकता क्योंकि 2 सही है, और सिर्फ ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 सही है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। इट इज इंपेरेटिव फॉर ट्रांजिशन इकोनॉमीज टू हैव एग्रीकल्चरल कलेक्टिविटीज। ऐसा कहीं पे भी कोई बात नहीं बोला गया। नोवेयर इन द पैसेज it is mentioned that agricultural collectivities are imperative। कहीं पे भी नहीं बोला गया imperative के बारे में, कहीं पे भी नहीं बोला। अगर आप इसको गो थ्रू करते हैं तो ये कहीं पे भी नहीं बोला गया कि it is imperative, राइट? तो भाई पहला पॉइंट तो सही नहीं है, यानी आंसर विल बी ओनली। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये अप्रोच भी हमारा सही है। हमें लगता है कि हम समझा कर भी 8 से 10 मिनट के अंदर में, 8-10 मिनट में चीजों को कंप्लीट कर लिए। और आप अगर कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो आई गेस 3 क्वेश्चन को अगर 5 मिनट का टाइम लेता है तो ठीक है, डिपेंड करते हैं अपने स्पीड के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अ मोरल एक्ट मस्ट बी आवर एक्ट, मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम आवर ओन विल। अच्छा, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना। Which of the following statement best describe या describes the thought of the writer? अब मेरे भाई राइटर के थॉट को समझने के लिए हमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा भी देख लेते।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नियरेस्ट डेफिनेशन ऑफ मोरल एक्शन अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो आइए पैसेज को पढ़ लेते हैं। क्या छोटा सा पैसेज है। अ मोरल एक्ट मस्ट, देखो मैं एक सजेशन देता हूं कि जब आपका पैसेज छोटा हो ना तो पढ़ लो, आगे पीछे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपका पैसेज बड़ा हो ना तो आप स्मार्ट वर्क करो और वहां से पकड़ो, पहले क्वेश्चन फिर वो पैसेज, क्वेश्चन पैसेज कनेक्ट करो। बट छोटा पैसेज में आप एक बार में सारा चीज कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि छोटा है तो सामने सामने दिखेगा। यहां तो हमें क्या होता है कि स्लाइड हम चेंज करते हैं, तो इसलिए आपको लगता है जब आप पेपर में करोगे तो पैसेज के नीचे क्वेश्चंस रहेगा तो आपके लिए वो बहुत आसान रहेगा रिलेट करना। तो डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट बी अंडर एस्टिमेटेड, मैं यही बोल सकता हूँ। A moral act must spring from our own will. If we act mechanically, there is no moral content in our act. Such action would be moral. If we think it proper to act like a machine and do so, for in doing so we use our discrimination. हम discrimination करने लगते हैं. We should bear in mind the distinction between acting mechanically and acting intentionally. एक मैकेनिकली काम करना और एक इंटेंशनली काम। इट मे बी मोरल ऑफ अ किंग टू पार्डन अ कल्प्रिट, बट द मैसेंजर कैरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ पार्डन प्लेस ओनली अ मैकेनिकल पार्ट। वो अपने से कुछ नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ एक मोरल पार्ट कर। बट इफ द मैसेंजर वे टू कैरी आउट द किंग्स ऑर्डर, ठीक है, considering it to but if the messenger were to carry out the king's order, considering it to be his duty, his action would be a moral. How can a man understand morality who does not use his own intelligence and power of thought, but lets himself be swept along like a log of wood by a current? Sometimes a man defines convention and acts on his own with a view to absolute good. Chali. Which of the following statement best describes the thought of the writer? राइटर के थॉट को कौन सा चीज, कौन से स्टेटमेंट परफेक्टली डिस्क्राइब कर देते? तो चलिए देखते। A moral act calls for using our discretion. यह सही बात। We should discriminate things. Man should react to a situation immediately. No, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। Man must do his duty. ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया क्योंकि कुछ ड्यूटी इंटेंशनली होते हैं, कुछ ड्यूटी मैकेनिकली होती है, अभी हमने पढ़ा था। Men should be able to defy convention in order to be moral. ये बात सही है। It has to defy convention in order to be moral. Moral judgment करने के लिए। तो ऑप्शन 1 and 4 is correct. यानी statement 1 and 4 is correct. So which option will be right is option number D. I give you a minute. मैं एकदम साइलेंट रहूंगा, फटाफट 2 और 3 को सॉल्व करिए। एकदम जल्दी जल्दी।
चलिए, तो सबसे पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नियरेस्ट डेफिनेशन ऑफ मोरल एक्शन। तो मोरल एक्शन में हमने ये देखा था, अच्छा मैं पहले ऑप्शन से जाता हूं, आप किसका किसका ऑप्शन ना आया, चलिए चेक कर लेते। इट इज अ मैकेनिकल एक्शन बेस्ड ऑन ऑफिशियल ऑर्डर्स फ्रॉम सुपीरियर्स। नहीं, इट इज नॉट ओनली अ मैकेनिकल एक्शन, इट इज ऑल्सो एंड इंटेंशनल एक्शन, तो ये नहीं हो सकता। It is an action based on our sense of discretion, yes. It is a clever action based on the clarity of purpose, no. Clever action के बारे में कुछ भी नहीं बोला. It is a religious action based on understanding, no. So the option number B is the correct answer, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. The passage contains a statement, lets himself be swept along like a log of wood by a current. Can anyone tell me ये स्टेटमेंट किसने कहा? अगर आपको याद होगा या आपको पता होगा तो ये जो लाइन है ये गांधी जी के द्वारा यूज किया गया लाइन है, और गांधी जी ने एक बात कहा था कि लोगों को अपने मोरल के हिसाब से काम करना चाहिए, लोगों को भीड़ की तरह भागना नहीं चाहिए. लाइक अ लॉग ऑफ वुड बाय अ करंट का मतलब होता है भीड़ की तरह चलना. ये सुनो, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है. A person does not use his own reason. He lets himself. अगर कोई भी इंसान एक लॉग ऑफ वुड की तरह चल रहा है, इसका मतलब वो अपना चीज को यूज नहीं करता. He is susceptible to influence, pressure. Just a minute. एक second, please. He is susceptible to influence, pressure. Yes, this is also correct. Point number 3 क्या बोलता है? He cannot withstand difficulties or challenges. No. He is like a log of wood. No. So this two statement is not correct. So the option number statement 1 and statement 2 is perfectly correct. So I can say that option number B is the correct option 1 and 2. क्योंकि इसका मतलब सिर्फ यही है कि लोग अपने मोरल का इस्तेमाल नहीं करता और वो किसी के, जैसे बोलते हैं ना, हम जैसे एक बात कहावत होती है कि लोग धार्मिक, मतलब क्या बोलूं, गले में बिना फंदे लगाए, जैसे जानवरों के क्या होते हैं, गले में रस्सी लगा रहता है और उनको जब आप पुल करते हो तो वो आपके साथ चलता रहता है, हाँ या ना. पर जब इंसान आपकी बात सुनकर, अभी मैं कहूं सबको कह दूं कि एक साथ लाइन लग जाओ, तो अगर आप मेरी बात सुनकर सब एक साथ लाइन में लग जाते हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप हमारी बात को सुन के जो फॉलो किए, हम आपके गले में फंदा तो नहीं लगाए, लेकिन आप बिना फंदे के आप मेरी बातों को मान लिए. दैट इज आपने अपना मोरल इस्तेमाल नहीं किया, आपका कुछ सेल्फ रीजन नहीं, यू डू नॉट हैव योर ओन रीजन, और आप मेरे से या तो इन्फ्लुएंस्ड है जैसे होता है, और प्रेशराइज्ड है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं, मैं खुलेआम कहता हूं कि यहाँ के जो लोग होते हैं ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि किसी एक के बाद से पूरी चीजों को बदल दिया. लेट्स गो टू स्टेटमेंट नंबर 3. Many nations now place their faith in capitalism, and government choose it as the strategy to create wealth for their people. The spectacular economic growth seen in Brazil, China, and India after the liberalization of their economies is proof of its enormous potential and success. However, the global banking crisis and the economic recession have left many bewildered. The debates tend to focus on free market operations and forces, their efficiency and their ability for self-correction. Issues of justice, integrity, and honesty are rarely elaborated to highlight the failure of the global banking system. The apologists of the system continue to justify the success of capitalism and argue that the recent crisis was a blip. Their arguments betray an ideological bias
with the assumption that unregulated market is fair and competent, and that the exercise of private greed will be in the larger public interest. Few recognize the bi-directional relationship between capitalism and greed, that each reinforces the other. Surely a more honest conceptualization of the conflicts of interest among the rich and powerful players who have benefited among the system, their biases and ideology is needed. The focus on the wealth creation should also highlight the resultant gross inequality. चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कहता है? The apologist of the free market system, according to the passage believing. तो चलिए फटाफट देखते हैं apologist of the free market system क्या कहता है. जल्दी से खोजिए, बताइएगा आंसर इसका. मार्केट विदाउट कंट्रोल और मार्केट विदाउट प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट. चलिए देखते हैं. आराम से देखिए, जरूर मिलेगा. देखो यही मिल गया. The debate tends to focus on free market operation and forces. So free market तो मतलब उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. प्रोटेक्शन इज डिफरेंट एंड कंट्रोल इज डिफरेंट. तो विदाउट द कंट्रोल बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, किसी का इसमें ये फ्री होना चाहिए मार्केट ऑपरेशंस एंड फोर्सेस. राइट. तो आइए एक बार पैसेज के इस आंसर के मीनिंग को समझते हैं. Nowadays, many nations place their faith in capitalism and governments choose it as the strategy to create wealth for the people. Some of the developing economies are its evidence. Example, China, India, Brazil, आपको दिख रहा होगा, etc. However, the recent global banking crisis and the economic recession have left many people bewildered. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. तो ये सब चीज हमें ऑलरेडी दिख रहा है. Debate started all over the world for the efficiency of free market operation and forces. अभी मैंने जो कहा, and their ability for self correction. Issues give justice. Integrity and honesty are rarely elaborated to test the failure of the global banking system. So an unregulated market is fair and competent. तो unregulated market होना चाहिए. ये बात आप देख सकते हो. Their arguments betray an ideological bias with the assumption that an unregulated market is fair and competent. Unregulated मतलब there should be no control, no regulation. The answer should be option number A. आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. With reference to ideological bias, the passage implies that free market is fair but not competent. Free market not fair but component. Free market is fair and component. Free market is neither fair nor biased. चलिए खोजिएगा, अपने आंसर्स को देखिए, मिलेगा. देखिए यहां पर एक लाइन बोला गया, the arguments has been that the unregulated market is fair and competent. बट यहां पर आगे आप देख सकते हो
कि फ्यू रिकॉग्नाइज, अब उसमें भी कुछ डिबेट आ गया, फ्यू रिकॉग्नाइज द बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिज्म एंड ग्रीड with that each reinforces the other. Surely a more honest conceptualism of the conflicts of interest among the rich and powerful players who have benefited from the system. Their bias and ideology, yani it is not, free market is neither fair nor biased. भाई सीधा सीधी मिल रहा है, ना वो बायस है ना वो फेयर है, जो जैसा है वो वैसा फायदा उठा रहा है। सिंपल लॉजिक यही है। आइडियोलॉजिकल बायस क्या कहता है? आइडियोलॉजिकल बायस का मतलब यहां पर क्या है? Their biases and ideology is needed. The focus on the wealth creation should also highlight the, ठीक है ना आपको? Apologists believe in arguments which betray an ideological bias with the assumption that an unregulated market is fair and competent. But the most global banking crisis and the economic recession proved that unregulated market is poor justice to the people. तो fair तो नहीं हो सकता. Integrity in the nation and honesty with the people are not taken into consideration in the free market economy. So the free market is neither fair nor biased with reference to ideological bias. Clear? Okay. Question number 3. The exercise of private greed will be in the large public interest from the passage. जल्दी से बताइएगा सर. Yes, it refers to the false ideology of capitalism. Very good. Underlies the righteous claims of the free market. No, ऐसा कुछ भी नहीं. Shows the benevolent face of capitalism. नहीं सर. It shows the false ideology. ये तो आपको दिखाई रहा था, ideological biasness. And ignore resultant gross inequity. चलिए ये चेक कर लेते हैं, हमको याद है ये भी है. Yes, it highlights the resultant growth inequality. ठीक है. The answer will be option number 1 and 4. The statement 1 and 4 from the given question statement are correct. So option will be C. तो ऑप्शंस को देखकर कभी कभी हमें समझना पड़ेगा कि आंसर्स क्या बनेगा. तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई? नेक्स्ट क्वेश्चन. Malnutrition most commonly occurs between the age of 6 months and 2 years. This happens despite the child's food requirement being less than that of an older child. Malnutrition is often attributed to poverty, but it has been found that even in households where adults eat adequate quantities of food, more than 50% of children and under 5 do not consume enough food. तो देखो ये बात क्या समझ में आया कि मैलन्यूट्रिशन कौन सी एज से कौन से एज तक मिलता है? 6 मंथ से 2 इयर्स. तो मैलन्यूट्रिशन जब भी आदमी सुनता है तो लोगों को लगता है कि खाना ठीक से नहीं मिला. This happened despite the child's food requirement being less than that of an older child. Malnutrition is often attributed to poverty. ये बात सही है, but it has been found that even in household जहाँ पे घर में जो अच्छे घर है, जहाँ पे अच्छे खाने बनते हैं, अच्छे लोग रहते हैं और अच्छे फूड को इनटेक लेते हैं, जहां पे एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड अवेलेबल है, वहां भी 50% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 डू नॉट कंज्यूम इनफ फूड. नहीं खाते हैं. ठीक, हम अपने बच्चे को देखते हैं, कार्टून देखेंगे तो 2 चिप्स खाएंगे. तो ये मैल न्यूट्रिशन ही तो है. चाइल्ड डिपेंडेंस ऑन समवन एल्स टू फीड हिम हर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैल न्यूट्रिशन. ये भी एक बड़ा. एडल्ट उस पर फोकस नहीं करते. Very often, the mother is working and the responsibility of feeding the young child is left to an older sibling. बड़ों को दे देता, थोड़ा खिला देना, थोड़ा ध्यान रख लेना, लोगों को रखा जाता. It is therefore crucial to increase awareness regarding the child's food needs and how to satisfy them. आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं. According to the passage, malnutrition in children can be reduced if the children have regular intake of food after they have crossed. ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि 5 साल के अंदर में पाया जाता है, बट ये थोड़ी है कि 5 साल के बाद नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. If the children have regular intake of food, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई पैसेज में बोला भी नहीं गया.
इफ द फूड नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन आर नोन, तो बेटा यंगर चिल्ड्रन को फूड के बारे में, नीड के बारे में कैसे पता चलेगा? ये तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी नहीं है। आइए फोर्थ प्रोबेबिलिटी बन गया, इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग यंगर चिल्ड्रन इज गिवन टू अडल्ट्स, ऑप्शन क्या हो सकता है जल्दी से बताइए, अब आप देख के बताइए कौन सा आंसर। देखो, इफ द चिल्ड्रन हैव रेगुलर इंटेक ऑफ फूड, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। आफ्टर दे हैव क्रॉस, ये भी नहीं बोल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग यंगर चिल्ड्रन इज गिवन टू एडल्ट्स, एडल्ट्स में सिबलिंग्स आ जाते हैं, सिबलिंग्स को देने से जरूरी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जा रहा है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर आप चीजों को देखेंगे तो द फूड नीड्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन आर नोन, यंगर चिल्ड्रन को फूड की जरूरत क्या है वो बताना पड़ेगा, उसे जताना पड़ेगा, तभी बच्चे खाना खाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, पॉवर्टी इज नॉट द मेन कॉज ऑफ malnutrition, बट द फैक्ट इज दैट, ये बात सही है ना कि पॉवर्टी सिर्फ रीजन नहीं है, इट इज द रीजन बट नॉट द अल्टीमेट रीजन, द सोल रीजन नहीं। तो कौन सा आंसर सही है? टेकिंग केयर ऑफ यंगर वन इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर वर्किंग मदर्स, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है? Awareness of nutritional need is not propagated by the public health authorities. Select the correct answer using the codes given below. देखो, इस दोनों स्टेटमेंट के बारे में ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट कुछ पैसेज में नहीं बोला गया। पैसेज से ना 1 निकाल सकते, कंक्लूड कर सकते, ना 2 निकाल सकते, तो ऑप्शन क्या होगा? नाइदर 1 नॉर। होप इट इज क्लियर। चलिए लास्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। The need for competition law becomes more evident when foreign direct investment is liberalized. The impact of FDI is not always pro-competitive. Very often, FDI takes the form of foreign corporation acquiring a domestic enterprise or establishing a joint venture with one. By making such an acquisition, the foreign investor may substantially lessen competition and gain a dominant position in the relevant market. इस एफडीआई के बारे में आप लोगों ने सुना भी है और आप क्यों पढ़ते हैं, आप जानते हैं, पॉलिटिकलाइज बहुत ज्यादा है ये एफडीआई। रीजन ऑफ अपोजिशन, रीजन ऑफ अपोजिंग वाज द पॉइंट दिस कि भाई कोई डोमिनेट ना करे, बट इसके एक एडवांटेजेस भी। अनदर सिनेरियो इज वेयर द affiliates of two separate multinational companies have been established in competition with one another in a particular developing economy. Following the liberalization of FDI, एफडीआई के लिबरलाइजेशन को फॉलो कर मल्टीनेशनल कंपनीज को बढ़ते हमने देखा। Subsequently, the parent companies overseas merge, with the affiliates no longer remaining independent. Competition, the host country may be virtually eliminated, and the prices of the products may be artificially inflated. Most of these adverse consequences of merger and acquisition by MNCs can be avoided if an effective competition law is in place. एक प्रॉपर लॉ अगर रहे तो most of these adverse consequences of merger and acquisition by MNCs can be avoided if an effective competition law is in place. Also, an economy that has implemented an effective competition law is in better position to attract FDI than one has not. सही बात है। अभी हम देखते हैं कि काफी FDI इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशन लॉ जो है वो काफी सुधार की गई है, जिसके कारण एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहा है। This is not just because most MNCs are expected to be accustomed to the operation of such a law in their home countries and known how to deal with such concerns, but also that MNCs expect competition authorities to ensure a level playing field between domestic and foreign firms. आइए पैसेज को देखिए, देख लिया आपने, अब आप फटाफट इसके आंसर्स को बताइए, बताने की कोशिश करिए।
चलिए, with reference to the passage, consider the following. It is desirable that the impact of FDI should be pro-competitive. सही बात है. The entry of foreign investors invariably leads to the inflated prices in domestic markets. No, this is not correct. Statement 1 is correct, but statement 2, हाँ, inflated price पे जो बात बोला गया, आप एक बार उसको पढ़िए. देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो इंक्रीज्ड प्राइस के बारे में बात किया गया है, ये बोला गया मे बी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड. दिख रहा है क्या? मतलब थिंग्स आर मे मतलब प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पे तो ये बोला जा रहा है कि भाई ये तो हो ही रहा है. तो इस स्टेटमेंट में ये ध्यान रखना कि वहां पर मे बोला मतलब प्रोबेबिलिटी है, और ये कहता है कि नहीं है, होगा ही होगा. तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, so statement 1 is correct. Hope it is clear. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. According to the passage, how does a foreign investor dominate the relevant domestic market? Multinational companies get accustomed to domestic laws. Foreign companies establish joint venture with the domestic companies. Sir, statement 2 तो हमने पढ़ा है, हमने देखा है. Affiliates in a particular market sector lose their independence as their parent companies overseas merge. ये सब डायरेक्टली बोला गया, ये दोनों स्टेटमेंट को डायरेक्टली बोला गया. So लास्ट वाला क्या बोलता है? फॉरेन कंपनीज लोअर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स. नो, ये भी अगेन प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाता. मल्टीनेशनल कंपनीज डू नॉट गेट accustomed to the laws, right? So what is the correct answer? The statement 2 and 3 is the correct answer, right? So option B, directly given in the passage. Please go through the passage. It is directly given in the passage. Okay. Last one is, what is the inference from the passage? Foreign investors and MNC always dominate the domestic market. It is not the best interest of the domestic company economy to allow merger of company. No. With competition law, it is easy to ensure a level playing field between domestic and foreign firms. Yes, this is true. For countries with open economy, FDI is essential for growth. बेटा ओपन इकोनॉमी के लिए एफडीआई एसेंशियल तो है, बट लॉ होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा. यानी ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है. तो कंपटीशन लॉ जरूरी है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो इसी के साथ हमने शायद आज 5 पैसेज को कंप्लीट किया. ऐसे ही कल फिर हम 5 पैसेज को कंप्लीट करेंगे. सो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा. आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. थैंक यू सो मच. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कैसा लगा क्लास? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर कमेंट करेंगे. थैंक यू सो मच.